हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। चतुर्भुज के बारे में पिछले वीडियो में हमने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले चतुर्भुज में पहला चतुर्भुज हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको कितना नॉलेज है समांतर चतुर्भुज के बारे में? कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो देखते हैं दोस्तों समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सबसे पहले इसके शब्दों को पकड़े। समांतर यानी जिसके बीच समान अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? समांतर, यानी समान अंतर। क्या? समान अंतर। समान अंतर, समांतर का अर्थ क्या होता है? जिसके बीच में समान अंतर हो। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से घिरी आकृति। चार भुजाओं से घिरी आकृति, यानी जिसका अंतर कैसा हो? समान हो और चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं हम? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कैसे? तो मान लीजिए, देखो समांतर रेखाएं क्या होती है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके की जो रेखाएं होती है ये समांतर होती है, जिसके बीच का जो अंतर होता है अनंत तक जो है एक जैसा रहता है। यानी ये जो रेखाएं सीधी सीधी चलती जाती, कभी भी न तो आगे एक दूसरे को काटती है ना कहीं पीछे एक दूसरे को काटती है। ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो कुछ कंडीशन यही लगेगी कि जो इनकी भुजाएं जो होगी, भुजाओं का अंतर कैसा होगा? इसमें समान होगा। क्या होगा? भुजाओं का अंतर क्या होगा? समान। तो कैसे बनेगा समांतर चतुर्भुज? तो एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, ठीक है। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको भी वापस कैसे मिला देंगे? ऐसे मिला देंगे। तो ये ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी। यहां तक कोई दिक्कत है? यानी कि ये दोनों भुजाएं कैसी होगी? समांतर हो जाएगी। उसी प्रकार से ये दोनों भुजाएं कैसी होगी? समांतर हो जाएगी। ये दोनों भी, ये इनको आगे जहां तक भी बढ़ा दोगे, इनका बीच का जो अंतर है वो हमेशा कैसा होगा? समान। इसी प्रकार से ये दोनों भुजाएं इस तरीके से जा रही है, पीछे इस तरीके से आ रही है, यानी इन दोनों का बीच का अंतर भी क्या होगा? हमेशा एक जैसा रहेगा। कभी भी ये पास में आने की कोशिश नहीं करेगी, न ये दूर जाने की कोशिश करेगी। यानी इनका जो अंतर है वो हमेशा कैसा होगा? समान होगा, हमेशा समान होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का जो अंतर होगा, दोनों भुजाओं का अंतर जो होगा हमेशा कैसा होगा? समान होगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत? तो इसमें क्या होगा? जो ये वाली भुजा होती है ए बी भुजा, कौन सी भुजा? ए बी भुजा, ये किसके बराबर हो जाएगी? डीसी भुजा के। क्योंकि इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई कैसी होगी? बराबर होगी। कैसी होगी? बराबर होगी। यानी ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी? डीसी भुजा के। किसके बराबर हो जाएगी? डीसी भुजा के बराबर हो जाएगी। उसी प्रकार से जो ए डी भुजा है, कौन सी भुजा? ए डी भुजा, ये किसके बराबर हो जाएगी? बताओ। ए डी भुजा किसके बराबर हो जाएगी? बीसी भुजा के बराबर हो जाएगी। कौन सी भुजा के बराबर हो जाएगी? बीसी भुजा के बराबर हो जाएगी। तो एक चीज आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि जो आमने सामने की जो भुजाएं होगी, इसके सामने कौन सी भुजा? ये भुजा। तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। उसी प्रकार से ये भुजा, इसके सामने कौन सी भुजा है? ये भुजा। तो ये दोनों भुजाएं भी हमेशा कैसी होगी? बराबर होगी। और इनके बीच का जो आमने सामने की भुजाओं का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों भुजाओं, ये दोनों भुजाओं के बीच का गैप वो हमेशा कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। दोनों भुजाओं का बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान रहेगा। उसी प्रकार से ये जो आमने सामने ये दोनों भुजाएं, इन भुजाओं का अंतर भी हमेशा कैसा रहेगा? समान रहेगा। और इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर रहेगी और इन दोनों भुजाओं की लंबाई भी बराबर रहेगी। या तो कोई दिक्कत? उसके बाद में कौन सी भुजा किसके समांतर होगी? दूसरी कंडीशन अपने को ये बतानी है। दूसरी चीज हमारे को क्या बतानी है कि जो ये ए बी भुजा है, कौन सी भुजा? ये ए बी भुजा किसके समांतर है?
डीसी भुजा के समांतर का चिन्ह ऐसा होता है। ये ए बी भुजा किसके समान है? डीसी भुजा के समांतर है। किसकी, कौन सी भुजा के समांतर है? डीसी भुजा के समांतर है। उसी प्रकार से ये जो एडी भुजा है, कौन सी भुजा? एडी भुजा, ये किसके समांतर है? तो ये एडी भुजा है सर, ये बीसी भुजा के समांतर है। कौन सी भुजा के समांतर है? बीसी भुजा के समांतर है। एक तो ये इसके समांतर हो जाएगी और ये इसके समांतर हो जाएगी। तो दूसरी कंडीशन क्या है? ये समांतर होती है किसके? डीसी भुजा के समांतर। और एडी भुजा किसके समांतर होती है? बीसी भुजा के समांतर होती है। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों आप नोट कर दें, आपके दिमाग में होनी चाहिए हमेशा। अब देखो, कोणों की बात की जाए तो ये वाला कोण इसके जो सामने वाला कोण होगा उस कोण के बराबर होगा। यानी कोण ए किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी के। कब? जब क्या हो? समांतर चतुर्भुज हो। उसी प्रकार से ये वाला कोण इसके सामने वाला जो कोण है इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे? तीसरी कंडीशन ये कहेंगे कि सर कोण जो ए है, कौन सा कोण? कोण ए। कौन सा कोण? कोण ए किसके बराबर होगा? इसके सामने वाले कोण, कोण ए के सीधा सीधा सामने कौन सा है? कोण सी। तो कोण ए किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी के। यानी ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। उसी प्रकार से कोण जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। किसके बराबर हो जाएगा? कोण डी के। यानी जो इसके सामने वाला जो कोण डी है ये दोनों कैसे हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 40 है तो ये 40 होगा। यानी आमने सामने के कोण समांतर चतुर्भुज में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण चतुर्भुज में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो तीसरी कंडीशन आपको ये दिमाग में रखनी है। उसके बाद चौथी कंडीशन देखते हैं। चौथी कंडीशन क्या होगी? तो हम क्या करते हैं, साइड में एक चतुर्भुज बना देते हैं ताकि हमें बार बार चतुर्भुज बनाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, ये चतुर्भुज है हमारा ए बी सी डी, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये। ठीक है, ये दोनों समांतर हो गए। दूसरी कंडीशन क्या लिखी थी? तीसरी कंडीशन क्या लिखी थी? तीन कंडीशन हमने अभी तक लिख ली थी, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमने तीसरी कंडीशन क्या देखी थी? ये कोण इसके बराबर था और ये कोण इसके बराबर था, यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद में हम चौथी कंडीशन देखते हैं कि यदि इस चतुर्भुज को हम क्या करते हैं, एक विकर्ण खींचते हैं। चतुर्भुज के क्या कर दिया हमने? बीचों बीच में इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दिया और तो एक शीर्ष को सामने वाले शीर्ष से मिलाते हैं तो उस जो रेखाखंड होता है उस रेखाखंड को क्या कहा जाता है? उसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण। तो इसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो ये क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण जब किसी समांतर चतुर्भुज के हम एक कोई विकर्ण खींचते हैं तो वो जो विकर्ण होता है उसे दो बराबर भागों में क्या कर लेता है? बांट लेता है। तो इस चतुर्भुज को ये विकर्ण क्या कर रहा है? दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इस ये देखो, यहां आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक यहाँ क्या दिख रहा है आपको? यहां से लेकर के यहां तक ये क्या दिख रहा है? एक त्रिभुज दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज ये दिख रहा है, देखो। यानी कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसको अगर विकर्ण अगर खींच लिया जाए तो वो दो त्रिभुजों के रूप में बांट लेता है। एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा। यानी दो विकर्ण जैसे खींचेंगे तो वो विकर्ण जो है चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट लेगा। समझ में आ गया यहाँ पर कि कोई विकर्ण अगर समांतर चतुर्भुज है और हमने अगर बीच में विकर्ण खींच लिया तो वो उस चतुर्भुज को कितने भागों में बांट लेगा? दो बराबर भागों में बांट लेगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं? लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण खींचने पर वह चतुर्भुज को
दो बराबर भागों में बांट देता है। दो बराबर भागों में क्या कर लेता है? बांट देता है। यदि हम किसी समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का अगर भी हमने एक विकर्ण खींच लिया तो वो विकर्ण जो है उस समांतर चतुर्भुज को कितने भागों में बांट लेगा? दो बराबर भागों में बांट लेगा। जो इसका क्षेत्रफल आएगा वही का वही क्या आएगा? इसका क्षेत्रफल भी आएगा। तो चौथी कंडीशन आपकी ये हो गई। तो इसको आप नोट कर दीजिए। ये चौथी कंडीशन। उसके बाद में अपन ले लेते हैं कौन सी कंडीशन? पांचवी कंडीशन। पांचवी कंडीशन में क्या होगा कि ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये क्या आपका? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है उसके जो एक भुजा है, ये वाली भुजा, एक ही भुजा पर बनने वाले जो कोण होंगे, एक भुजा पर ज्यादा से ज्यादा कितना कोण बन सकते हैं? दो कोण। तो एक ही भुजा पर समांतर चतुर्भुज की एक भुजा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये कोई सा समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के एक ही भुजा पर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये एक कोण ये। इन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इन दोनों का योग करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 180 आएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए ये भुजा ले ली मैंने, इस भुजा के एक तो इस तरफ कोण बढ़ेगा, एक इस तरफ कोण बढ़ेगा। इन दोनों का कोण का योग करेंगे तो भी कितना आएगा? 180 आएगा। ये समांतर चतुर्भुज है तो इन दोनों, ये जो एक भुजा ले ली इसमें, ये भुजा ले ली, इस भुजा पर भी दोनों तरफ जो कोण बनते हैं इन दोनों कोणों का योग भी हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज की मैंने ये वाली भुजा ले ली, इस भुजा के दोनों तरफ ये जो कोण बन रहे हैं इन दोनों कोणों का योग भी हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इससे हमारे को क्या समझ में आया कि समांतर चतुर्भुज की किसी भी एक भुजा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग सदैव कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। यानी कोई ये समांतर चतुर्भुज, यदि ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी कोई सी भी एक भुजा ले लो, चाहे ये भुजा ले लो, चाहे ये भुजा ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई सी भी भुजा ले लो और एक भुजा पर कितने कोण बनेंगे? ये दो कोण बनेंगे। इन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री ही बनेगा। अब चाहे आप ये भुजा भी ले लोगे तो भी इसके सामने ये दो इससे जुड़े हुए दो कोण, इन दोनों कोणों का भी योग कितना होगा? 180। आप ये भुजा ले लोगे, इसके दोनों कोण ये जुड़े हुए इससे, ये जो इन कोणों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इस तरीके से जो है दो एक ही भुजा पर बने दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, आगे वाली कंडीशन लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, रफ कर दो, इसको पुश कर दो। एक बार पुश वीडियो पुश करके आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। तो इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं, ये आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है, कौन सा? ए बी सी डी। अब यदि मैं इस एक विकर्ण मैंने ये खींच लिया, दूसरा विकर्ण मैंने ये खींच लिया, हमने क्या किए? दो विकर्ण खींच लिए। तो ये जो पहले वाला विकर्ण है उसको ये दूसरा वाला विकर्ण क्या करता है? दो बराबर भागों में बांट देता है। क्या कर देता है? मान लीजिए पहले मैंने ये विकर्ण ये खींचा था, उसके बाद में जैसे मैंने ये विकर्ण खींचा तो ये इसको क्या कर देता है? दो बराबर भागों में बांट देता है। उसी प्रकार से ये जो पहला वाला विकर्ण है ये दूसरे विकर्ण को भी क्या कर देता है? दो बराबर भागों में क्या कर लेता है? बांट लेता है। यानी
एक विकर्ण खींचा, उसके ऊपर अगर हम दूसरा विकर्ण खींचते हैं तो वो जो दूसरा विकर्ण होता है वो पहले विकर्ण को कितने भागों में बराबर, 2 बराबर भागों में बांट देता है। कितने बराबर भागों में बांट देता है? 2 बराबर भागों में बांट देता है। मान लीजिए हमने विकर्ण खींचा था AC, मान लीजिए हमने ये विकर्ण खींचा AC, तो ये जो AC है ये किसको, ये BD को, ये जो BD विकर्ण है, दूसरा विकर्ण कौन सा हो जाएगा, ये BD, इस BD विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट देगा। कितने बराबर भागों में? 2 बराबर भागों में बांट देगा। पहला भाग तो हो जाएगा यहां से, एक तो OB और एक OD, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, और टोटल जो BD विकर्ण है ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यानी कोई सा भी विकर्ण के ऊपर हम दूसरा विकर्ण खींचते हैं समांतर चतुर्भुज में, तो हमेशा वो उस विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यहां आपको समझ में आ गया कौन सी कंडीशन? छठी कंडीशन। समांतर चतुर्भुज में, शॉर्ट में लिख लेता हूं, समांतर चतुर्भुज। सच का मतलब समांतर चतुर्भुज। सच का मतलब क्या है? समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटता है, और दूसरा विकर्ण भी पहले विकर्ण को कितने भागों में बांटेगा? 2 बराबर भागों में बांटेगा। कैसे बांटेगा? 2 बराबर भागों में बांटेगा। यानी ये पहला विकर्ण मैंने ये खींचा, दूसरा विकर्ण ये खींचा, तो ये दूसरा विकर्ण है ये पहले विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट देगा। उसी प्रकार से ये जो दूसरा विकर्ण है ये पहले विकर्ण को भी कितने भागों में बांट देगा? 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो छठी कंडीशन क्या हो जाएगी कि समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। कैसे बांट लेता है? 2 बराबर भागों में बांट देता है। अब छठी कंडीशन क्या, छठी हो गई, उसके बाद में सातवीं कंडीशन। सातवीं कंडीशन को देखो, समझते हैं। ये जब विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, एक विकर्ण ये रहा और एक विकर्ण ये रहा, जब एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पर जो कोण है 90 डिग्री बनना कोई आवश्यक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। किसमें? समांतर चतुर्भुज में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में 2 विकर्ण का लंब समद्विभाजन करना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्या समझ में आया कि समांतर, कोई सा भी अगर समांतर चतुर्भुज है उसमें जो 2 विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमेशा लंब समद्विभाजित हो। लंब समद्विभाजित का मतलब 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि ये कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में 2 विकर्ण एक दूसरे को कैसे काटे? लंब समद्विभाजित काटे, ऐसी कोई आवश्यक शर्त नहीं है। समझ में आ गया? अब जो 8वीं कंडीशन है वो क्या कहती है? 8वीं कंडीशन ये कहती है कि ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, ये ऐसा कहता है कि ये विकर्ण और ये विकर्ण, 2 विकर्ण है, इन दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर हो। मान लीजिए ये विकर्ण जो है AB और ये है CD, तो ये AB विकर्ण की लंबाई इस CD विकर्ण की लंबाई के बराबर हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। दोनों की लंबाई, दोनों विकर्णों की लंबाई जो है वो अलग अलग हो सकती है। दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होना कोई आवश्यक शर्त
नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होना आवश्यक नहीं है। दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर हो समांतर चतुर्भुज में, ऐसी कोई आवश्यक शर्त नहीं है। बराबर है तो ठीक है और नहीं है तो चलेगा। यानी समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण हमेशा बराबर हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। दोनों विकर्णों की लंबाई अलग अलग भी हो सकती है। उसके बाद में एक कंडीशन और देख लेते हैं। इसके बाद में लास्ट कंडीशन देख लेते हैं हम। ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें ये कंडीशन सबसे लास्ट वाली कंडीशन ये कहती है कि इसके अंदर ये जो कोण बन रहे हैं, इसके अंदर क्या बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं। तो जैसे हम इस पे विकर्ण खींचे, एक विकर्ण ये खींचा, ये विकर्ण खींच लिया। विकर्ण एक जो है यहाँ पर जो कोण है, इन कोणों को समान अनुपात या बराबर भाग में काटे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। किसमें, समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में जो है विकर्ण है वो कोणों को दो बराबर भागों में बांटे, ऐसी कोई आवश्यक शर्त नहीं है। तो क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण कोणों को दो बराबर भागों में, या इसको और क्या लिख सकते हैं, दो बराबर भागों में, या इसको और क्या लिख सकते हैं, समद्विभाजित, यानी समान दो भागों में विभाजित, समद्विभाजित करे। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण कोणों को, विकर्ण क्या करे, कोणों को दो बराबर भागों में या समद्विभाजित करे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। समझ में आ गया। यानी समांतर चतुर्भुज यदि है और विकर्ण खींचा जाए तो विकर्ण इस कोणों को दो बराबर भागों में बांटे, ऐसी कोई आवश्यक शर्त नहीं है। यानी समांतर चतुर्भुज में यदि विकर्ण जो है दो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है तो ठीक, नहीं बांटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो है दोनों बराबर कोणों को बराबर भागों में या समद्विभाजित करे, ऐसी कोई आवश्यक शर्त नहीं है। समझ में आ गया। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसके आगे, समांतर चतुर्भुज के आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।